पोस्ट इंडिया की खबर का असर। फार्म बेचना भी जो है फीस की परिभाषा में आता है। धारा 2 है एक्चुअली, वो कहती है कि रकम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्राप्त की जाए, वो फीस की परिभाषा में आती है। शिव कुमार शर्मा का स्टेटमेंट, मनमानी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों को जल्द भेजेंगे नोटिस। तो आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने क्या है कि खर्चों को देखते हुए प्रपोज जो फीस हमने रखी है अधिकतम 200 रुपये रखी है, और राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं को हम ये नोटिस दे रहे हैं। बच्चों के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जेब से हटेगा बोझ, कब निजी स्कूल बंद करेंगे लेना मनमानी फीस। पोस्ट इंडिया की खबर का असर। फार्म बेचना भी जो है फीस की परिभाषा में आता है। धारा 2 है एक्चुअली, वो कहती है कि रकम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्राप्त की जाए, वो फीस की परिभाषा में आती है। शिव कुमार शर्मा का स्टेटमेंट, मनमानी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों को जल्द भेजेंगे नोटिस। तो आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने क्या है कि खर्चों को देखते हुए प्रपोज जो फीस हमने रखी है अधिकतम 200 रुपये रखी है, और राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं को हम ये नोटिस दे रहे हैं। नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। सुर्खियों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। हादसों से सड़के लहूलुहान। कुचामन में जीप ट्रक की भिड़ंत में 9 बने काल का शिकार। बीकानेर में 2 की मौत, 30 घायल। आईएएस मोहंती के खिलाफ आरोपों के बाद सक्रिय हुई पुलिस। पीड़ित से 4 घंटे पूछताछ। एसएमएस अस्पताल में कराया मेडिकल। पोस्ट इंडिया के सवालों पर जागी सरकार। बांसवाड़ा स्कूली छात्रा के मामले में बनाई कमेटी, जांच के आदेश। 30 जनवरी तक बढ़ाई आसाराम की न्यायिक अभिरक्षा। आरोपी शिवा शिल्पी पर बहस पूरी। जेल में हियरिंग की याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई। और ललित मोदी के भविष्य पर फिर अटका फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खोला लिफाफा। बीसीसीआई ने जताई थी आपत्ति। बुलेटिन में सबसे पहले खबर बीकानेर से सड़क हादसे की बात करेंगे। नेशनल हाईवे 89 पर बीकानेर से 11 किलोमीटर दूर उदय रामपुरा के पास आज सुबह बस और ट्रोले की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद के लिए ली और घायलों को बीकानेर की पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। से पहले जो नोखा रोड है वहाँ पे ट्रोला और बस के बीच में एक्सीडेंट हो गया और 30 के लगभग लोग घायल है। 2 लोग की मौके पे मृत्यु हो गई है। प्रशासन, पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ उनकी सेवा में लगा हुआ है। जल्दी से जल्दी सबकी भगवान करे सब। उधर भरतपुर में सड़क हादसे में एक फौजी की मौत हो गई। हादसा जिंदल नर्सिंग होम के पास हुआ। बताया जा रहा है कि वाजिदपुर का रहने वाला शेर सिंह
इन दिनों अपने घर आया था। घर से किसी काम को लेकर बाइक से निकला। जो ही नर्सिंग होम के पास शेर सिंह पहुंचा तो सामने से आ रही मेटाडोर ने उसे टक्कर मार दी, जहां अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। उधर माउंट आबू घूमने आया एक परिवार आज हादसे का शिकार हो गया। वीर बाबा मंदिर के पास कार कंट्रोल खोकर 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार में गुजरात के विसनगर के रहने वाले अजीत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ थे। वो माउंट आबू घूमकर लौट रहे थे। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खाई गहरी होने के कारण पीड़ितों को निकालने में काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। इस घटना में तीनों कार सवार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। ठीक अब लाओ आराम से बांध के। और अब बात सबसे बड़ी खबर की। आज एक बड़ा हादसा हुआ नागौर जिले की कुचामन में, जहां जीप और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। जीप में बैठे लोगों को ट्रक के बीच फंस गए। 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हादसे में जख्मी एक शख्स ने अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घायलों को कुचामन सिटी के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ट्रक के बीच फंसे शवों और जीप को निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक था ये हादसा। और इस खबर पर तफसील से जानकारी के लिए नागौर संवाददाता यूनुस फोन लाइन पर जुड़े हैं। यूनुस, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हादसे के कारणों का पता लग पाया? देखिए अश्विनी जी, इस हादसे के कारणों का फिलहाल जो प्रथम जो सूचना पुलिस की तरफ से आ रही है कि इस हादसे में जो ट्रक ड्राइवर था उसकी लापरवाही सामने आई है। चालक है वो मौके से फरार हो गया और इसमें अभी तक 9 लोगों की मौत की सूचना प्रशासन ने पुष्टि कर दी है और कई 6 जने घायल है, जिसके अंदर 2 को रेफर कर दिया गया। इसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। जी यूनुस, आपसे जानना चाहेंगे कि जीप सवार कहाँ के लोग थे और कहाँ जा रहे थे? ये आसपास के इलाके एससी के लोग थे और आसपास के जो इलाके हैं सुजानगढ़, लाडनू, ये कुचामन के पास के अंदर जो किशनगढ़ है वहाँ पे जा रहे थे अपने रोजगार के लिए। जी, क्या किसी तरह की आर्थिक मदद का प्रशासन की ओर से ऐलान किया गया है? देखिए अश्विनी जी, इस मामले के अंदर जो जिला प्रशासन ने अभी तक जो आर्थिक मदद है उसका ऐलान नहीं किया है। थोड़ी देर में जो तमाम जो मृतक हैं 9 उनकी अभी शनाख्त हो जाएगी थोड़ी देर में। उसके बाद में इनका आर्थिक जो घोषणा है मुख्यमंत्री सहायता कोष से उसकी अभी घोषणा हो जाएगी। शुक्रिया यूनुस इस चर्चा के लिए आपका। नागौर के कुचामन से बड़ी खबर थी, जहां एक सड़क हादसा हुआ, जीप ट्रक से टकरा गई। इस दौरान जीप सवार 9 लोगों की मौत हो गई। 8 ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक इलाज के दौरान मौत हुई। बढ़ते हैं आगे। खबर अलवर से है, जहां कोटकासिम के बीरबानी के पास करवाड़ गांव निवासी सीआरपीएफ में तैनात जवान की आज एक्सीडेंट में मौत हो गई। गांव पहुंचे जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 23 जनवरी को झारखंड में सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर तैनात करवाड़ निवासी विजेंद्र चौधरी और उसके 5 अन्य साथी गश्त कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें विजेंद्र की मौत हो गई, जबकि 5 साथी इसमें जख्मी हुए, जिनका इलाज जारी है। और खबर सीकर से है, जहां रानोली थाना इलाके के शाकंबरी गोरिया मार्ग पर हत्या कर फेंके गए शव के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और पत्नी के प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी ने बताया कि किशोर अजीतगढ़ का रहने वाला था, जो शादी के बाद मुंबई रहता था। किशोर को पत्नी अनीता ने अपनी सहेली की शादी में शामिल होने के लिए बुलाया और घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने पीहर के गहने बेचे और अपने प्रेमी विजय को पति को ठिकाने लगाने को कहा। बाद में आरोपियों ने किशोर को अपनी गाड़ी में बैठाया, उसके सिर पर वार किया और जख्मी कर दिया। उसके बाद ब्रेक वायर से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव पहाड़ियों में फेंक दिया।
दिनांक 22/1/14 को पुलिस को सूचना मिली, रानोली थाना पुलिस को, कि एक बॉडी जो है वो शाकंभरी की पहाड़ियों में पड़ी हुई है। इस पर SHO रानोली वहाँ पहुँचे। सूचना मिलने पर मैं, एडिशनल SP, हम दोनों भी वहाँ पर गए। तो वहाँ एक 25-30 वर्ष का एक व्यक्ति था जो कि खाई में। खबर नागौर से है, जहां भारतीय किसान संघ ने भी धरना शुरू कर दिया। कृषि मंडी में बैठे किसानों की 6 सूत्रीय मांगे हैं। किसानों का कहना है कि उनके साथ मूंगफली खरीद में भेदभाव बरता जा रहा है। रसूखदार किसानों की घटिया क्वालिटी की मूंगफली का सैंपल पास करके इसकी खरीद जारी है। किसानों के प्रदर्शन की खबर मिलते ही SDM भी मौके पर पहुंचे और बातचीत की। किसानों ने साफ तौर पर मांग रखी है कि खरीद प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल की जाए। किसानों ने सैंपल फेल नहीं हो, रोजाना सरकार 10,000 क्विंटल मूंगफली खरीदे, जिसका भुगतान 7 दिनों में हो। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर विधानसभा में भी सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद मूंगफली खरीद में बढ़ती जा रही अनियमितताओं पर सरकार ने कहा था कि जांच कराई जाएगी और उसके बाद हर खामी को दूर किया जाएगा। लेकिन नागौर से जिस तरह की खबर है, लगता है कि सरकार के दावे हवाई साबित हुए हैं। उधर किसानों के धरने का असर भी अब नागौर में दिखना शुरू हो गया। PWD मंत्री यूनुस खान ने कहा कि CM वसुंधरा राजे खुद किसानों के लिए फिक्रमंद है और जल्द ही किसानों की परेशानियों का समाधान करेगी। नागौर आए खान ने हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि अगर किसानों को कोई बहकाकर सियासत करता है तो वो गलत है। नागौर जिला कलेक्ट्रेट पर पिछले 26 दिन से खीमसर इलाके के किसान अपनी मांगों को लेकर महापड़ाव पर बैठे हैं। हमारे जिला कलेक्टर ने यहाँ जो किसानों का धरना है उनको बुला करके उनसे बात करिए, और अभी भी हमने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके के किसानों की बात को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका रुक करेंगे बांसवाड़ा का, जहां मूक बधिर आवासीय स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ने वाली 11 साल की एक बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। स्कूल में एम्बुलेंस के पहुंचने पर इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। नाबालिग को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों स्वस्थ हैं। फिलहाल पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इस मामले में स्कूल संचालक से जब फर्स्ट इंडिया ने बात करने की कोशिश की तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला। दिन भर इस मामले को फर्स्ट इंडिया पर उठाए जाने के बाद शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने जांच के आदेश दिए, साथ ही एक कमेटी के गठन की बात कही है। देखो, इसको मेरे को जानकारी मिली है, मैंने जानकारी की थी। वो बच्ची उस समय वहाँ हॉस्टल में नहीं थी, वो छुट्टी पर थी, अपने घर थी, और उसके बाद ये घटना हुई। फिर भी क्योंकि ये बहुत गंभीर घटना है, मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को कहा है कि इसकी जांच के लिए कोई कमेटी बिठाए और जांच करवाए। फिर से बात करेंगे सीकर की, जहां जेल में कल शातिर अपराधी सुभाष बराल की ओर से हिस्ट्री थिएटर राजू ठेठ पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने सुभाष को हिरासत में लिया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जेल में सुभाष ने करीब 12 दिन पहले ये देशी कट्टा और कारतूस मंगवाए थे और जेल परिसर में ही इसे छिपा कर रखा। जेल में किसी अपराधी की ओर से अंदर गोलियां चलाने के इस मामले में जेल की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये कट्टा इसने बाहर से इसके जानकार व्यक्ति से प्राप्त किया था और उसको भी हमने शनाख्त कर लिया है, उसकी भी गिरफ्तारी। आज विधानसभा के शून्यकाल में ये पूरा मामला उठा। स्थगन प्रस्ताव के जरिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह मामला उठाया और सरकार से जवाब मांगा। मीणा का आरोप था कि सरकार सुशासन की बात कहती है, लेकिन जेल में कैदियों के पास सिर्फ हथियार पहुंच रहे हैं, बल्कि वो फायरिंग भी करते हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लूट, हत्या, डकैती और दुष्कर्म जैसे बढ़ते मामलों का आरोप भी सरकार पर लगाया। ये पहली बार हुआ है। हम सुशासन देंगे, सुराज देंगे, लेकिन 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, राजू सेठ नाम के एक अपराधी को, राजू सेठ नाम के एक अपराधी को
सीकर जेल में दूसरे अपराधी ने 5-6 ताबड़तोड़ गोली चलाकर सुबह 9:30 बजे घायल कर दिया और वो अपनी जिंदगी से एसएमएस अस्पताल में अपने जीवन से लड़ रहा है। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व मना रहा था और दूसरी तरफ एक अपराधी दूसरे अपराधी को, जो दोनों सीकर जेल में बंद थे, गोलियां चला रहा है, अंधाधुंध वार्निंग दे रहा है कि अगर मेरे को किसी ने पकड़ा तो मैं जान से मार दूंगा, मैं इनको मार के रहूंगा सब लोगों को। इस तरह की बातें करना और किस प्रकार से हथियार गए, किस प्रकार से, ये सुनने को तैयार नहीं है। और हद कर दी राजस्थान के इतिहास में, जब सीकर गणतंत्र जैसे पर्व, राष्ट्रीय पर्व के ऊपर किस प्रकार से जेल के अंदर हथियार ले जाना, ये मैं तो कहता हूँ ये सरकार अपराधियों से मिली। खबर राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे उस पर। इस स्टेट की जो सूरत है वो बदलनी चाहिए। बिग फाइट लाइव में सिर्फ लड़ाई नहीं, सहयोग का भी वादा। आप जो काम करें और अच्छे काम होंगे, जनता के हित के अंदर जो काम होंगे, उनमें हमारा सहयोग आपको पूरा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने आज सदन में भी कहा है, हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम लोग कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं रखेंगे। हमारा लक्ष्य होगा मात्र राजस्थान का विकास हो, हम सब मिलकर साथ चलेंगे। और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान को बदलने के लिए जरूरी है। बच्चों के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जेब से हटेगा बोझ, कब निजी स्कूल बंद करेंगे लेना मनमानी फीस। पोस्ट इंडिया की खबर का असर। फार्म बेचना भी जो है फीस की परिभाषा में आता है। धारा 2 है एक्चुअली, वो कहती है कि रकम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्राप्त की जाए, वो फीस की परिभाषा में आती है। शिव कुमार शर्मा का स्टेटमेंट, मनमानी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों को जल्द भेजेंगे नोटिस। तो आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने क्या है कि खर्चों को देखते हुए प्रपोज जो फीस हमने रखी है अधिकतम 200 रुपये रखी है और राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं को हम ये नोटिस दे रहे हैं। आपका स्वागत है। आईएएस मोहंती की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। शिप्रापत थाने में पुलिस ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़ित से पूछताछ की। इस दौरान मानसरोवर एसीपी पारस जैन मौजूद थे। अपने बयान में पीड़ित ने बीबी मोहंती पर नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। बाद में पीड़ित का मेडिकल एसएमएस अस्पताल ले जाकर कराया गया। अब पुलिस के सामने बीबी मोहंती को खोजना एक चुनौती से कम नहीं है। आरोपों के बाद आरोपी आईएएस बीबी मोहंती गायब है। आपको बता दें कि एक स्टूडेंट ने, आईएएस की तैयारी करने वाली एक स्टूडेंट ने आईएएस बीबी मोहंती पर आरोप लगाया था कि नौकरी का झांसा देकर मोहंती ने उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान शादी का भी झांसा दिया गया, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ने महेश नगर थाने में शनिवार की शाम ये मामला दर्ज कराया और रविवार से आईएएस मोहंती अपने घर से ताला लगाकर कहीं चले गए। अभी फिलहाल इस मामले में उनकी कोई खबर नहीं मिल पाई। आज पूरे मामले को लेकर एसीपी पारस जैन ने पीड़ित से करीब 4 घंटे के बंद कमरे में पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने बयान दर्ज किए और फिर पीड़ित को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल ज्यूरिस्ट ने उनका मेडिकल किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिवा और शिल्पी के वकील ने बहस पूरी कर ली। आरोपियों के वकील ने अपनी बहस में कहा कि शिवा और शिल्पी को केवल कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने षड्यंत्र में शामिल बताया, जो कि सही नहीं है। इस दलील का जवाब कल अभियोजन पक्ष देगा। जोधपुर के सेशन कोर्ट में आसाराम समेत सभी आरोपियों को पेश किया गया। उनकी न्यायिक अभिरक्षा 30 जनवरी तक
बढ़ा दी गई। आज शिल्पी और शिवा की चार्ज बस कंप्लीट कर ली है, कल उसका जवाब देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बेसिकली पूरी चार्जशीट के अंदर शिल्पी शिवा के खिलाफ कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती उन लोगों को इस तरह पुलिस ने उसमें एक्यूज बनाकर रखा है। शिल्पी की न तो कोई करमवीर से 7 तारीख के बाद कोई बात हुई, न उसने कभी ये कहा कि लड़की को जोधपुर लाया जाए, तो इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर ये कहना कि उसका कोई रोल है, बिल्कुल नहीं है। शिवा का क्योंकि पुलिस के पास में कुछ नहीं है सिवाय कुछ कॉल डिटेल्स का। और इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां मानसरोवर में लूट की खबर है। 14 लाख रुपए की लूट की खबर जयपुर के मानसरोवर से मिल रही है। शिप्रापत थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त मिल रही है, जहां 14 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। शिप्रापत थाना इलाके में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों की तलाश में अब राजधानी पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए दिनेश गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, 14 लाख रुपए की लूट के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन किससे लूट हुई? देखिए अश्विनी, मैं आपको बता दूं कि 14 लाख रुपए की लूट हुई है। ये एक डाटा इन्फोसिस सेंटर, जो कि बिजली के बिलों का कलेक्शन सेंटर जो है, वहां से कलेक्शन करके इनको दुर्गापुरा जमा कराने के लिए लेके जा रहा था। करणी विहार से ये कलेक्शन सेंटरों से इसमें पैसे इकट्ठे करते करते करीब 14 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे और B2 बाईपास पर जो पावर हाउस है वहां पर ये पैसे लेने जा रहा था। लेकिन द्वास उद्यान के समीप एक वेरिको कार ने आकर के इस मोटरसाइकिल सवार जो ये कलेक्शन करता है इसको रोका और यहाँ पर इसके जबरन इससे जो पैसों का बैग था वो छीन करके फरार हो गए। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और उसके बाद में पुलिस ने शहर में जगह जगह नाकेबंदी करवाई है। फिलहाल अभी पुलिस को कोई सफलता नहीं लगी है, लेकिन नाकेबंदी जारी है। जी शुक्रिया दिनेश इस चर्चा के लिए आपका। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से मिल रही है। मानसरोवर के शिप्रापत थाना इलाके में 14 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। बिजली के बिल जमा कराने वाले एजेंट के साथ ये लूट हुई है। बढ़ते हैं आगे। एटीएम कार्ड से फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह को दौसा पुलिस ने धर दबोचा। इन लोगों के पास से 2 कार, 7 मोबाइल, 5 एटीएम कार्ड और अवैध शराब जब्त की गई। गिरोह ने महवा में 12 जुलाई को एक साथ 3 अलग अलग एटीएम पर वारदात को अंजाम दिया था। दौसा पुलिस तभी से इस गिरोह की तलाश में जुटी थी। हरियाणा निवासी इस गिरोह के सदस्य एक बार फिर से वारदात की फिराक में दौसा में आए तो पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। जो इनका वारदात करने का तरीका है उसमें इन्होंने बताया है कि ये ऑलपेन या माचिस की तीली के साथ जाकर किसी भी एटीएम में एक बटन को दबा करके एटीएम को हैंग कर देते थे। उसके बाद कोई भी अनजान व्यक्ति जैसे ही एटीएम में आकर के अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करके और पैसे फीड करता था, चूंकि एटीएम ऑलरेडी हैंग रहता था तो उसमें पैसे निकलते नहीं थे, तो वो व्यक्ति थोड़ी बार कोशिश करने के बाद वापस वहां चला जाता था। जनाब, उसने पैसे निकालने के लिए 10,000 से पास से फालतू भरे थे और वो कैंसिल नहीं हुआ था, उसके पैसे निकले नहीं थे जी। वो फिर पैसे भर के निकाल लिए थे मेरे साथ वाले लड़के ने। बस इस तरह से उसमें नहीं तो कोई हम उसको हैंग करते हैं जी, वो ऑटोमेटिकली उसी के कार्ड से चलता रहता है। रुक करेंगे विधानसभा से मिल रही खबरों का। प्रदेश में बजरी के बढ़ते दाम को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में विधायक किरोड़ी लाल मीणा के लगाए सवाल पर जमकर ये हंगामा हुआ। आसन से इस विषय पर आधे घंटे की बहस की व्यवस्था दी। मीणा का आरोप था कि सरकार बजरी माफिया के साथ मिली है। उनके मुताबिक बीजेपी जयपुर से लेकर दिल्ली तक महंगाई को लेकर कांग्रेस को घेरती है, लेकिन राजस्थान में भाजपा सरकार ही बजरी माफिया के साथ मिलकर बजरी के दाम बढ़ा रही है। मीणा के इस आरोप का कांग्रेसी विधायकों ने भी समर्थन किया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और बजरी खनन का काम लीज पर लेने समेत सभी नीतिगत फैसले पिछली सरकार के समय होने की बात कही। बीजेपी जयपुर से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में शोर कर रही है महंगाई का, और बजरी की महंगाई नहीं रोक पा रही। और उसका कारण यह है कि चुनिंदा बजरी माफिया सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं से मिल गए और जो ट्रक 500 में भरा जाता है वो आज 4,500 में भरा।
विधानसभा में ये भी मसला उठा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। सरकारी अस्पतालों में 3094 सीनियर चिकित्सकों के और 42,666 पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी के एक सवाल के जवाब में चिकित्सा मंत्री ने ये जानकारी दी। माहेश्वरी ने राजसमंद के राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों के खाली पड़े 30 पदों को भरने के लिए की जा रही प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। इस दौरान उन्होंने राजनगर की सिटी डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने की मांग की। जवाब में चिकित्सा मंत्री ने 31,209 नर्स समेत विभिन्न पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया की भी जानकारी दी। ये मूक बधिर के जो छात्रावास चल रहे हैं और उन छात्रावासों के अंदर जहां बच्चियों के साथ में इस तरीके की कई घटनाएं हो जाती है, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही सोचने का विषय है। और मुझे लगता है बहुत शर्मनाक बात है कि जहां पर सरकार के द्वारा संचालित अगर इस तरीके के विद्यालय और इस तरीके के छात्रावास, वहां पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने देखा था कि इस तरीके की घटनाएं हुई थी। मैं सोचती हूँ कि ऐसी घटनाओं को बहुत विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों के बजट को लेकर भी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सवाल के जवाब में जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा बजट राशि के गलत आंकड़े बोल गए। उन्होंने इस राशि को लाखों में बताया, जिस पर विपक्ष ने जमकर हल्ला मचाया। विपक्ष का आरोप था कि मंत्री बिना तैयारी के सदन में आते हैं, जिससे सदन को गलत जानकारी दी जाती है। हालांकि जनजातीय मंत्री ने बजट का 12.56% हिस्सा जनजातीय विकास में खर्च होने की बात कही और इस सरकार को आदिवासी क्षेत्र के लिए कटिबद्ध बताया। मीणा ने सदन में गलत आंकड़े बताने को विशेषाधिकार हनन का मामला बताया और प्रोसीडिंग देखने के बाद आगे कार्यवाही की बात कही। खबर राजस्थान में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, आगे देखिए बिग फाइट लाइव विजय त्रिवेदी के साथ। नमस्कार। BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure. High security. Engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology. Well-furnished lecture room. Experienced faculty. Well-equipped laboratories. Rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. कभी यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, आज यहाँ की माटी में संगीत बहता है। दुर्ग, किले, बावड़ियों, रंगों में राजपूताने का वैभव आज भी जिंदा है। दूसरी ओर रेत के धोरों में राजदेस, मांड, मोरचंग, सारंगी की तानों में पूरा इतिहास पलता है। वीरता, शौर्य, ईमानदारी यहाँ खून में है। मेहमान को केसरिया बालम कहकर सत्कार करना
यहाँ की संस्कृति है। यहाँ सियासत है, यहाँ किस्से हैं, कहानियां हैं। विकास के नए आयाम सदी